हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सुब्रज। पिछले क्लास में हम लोगों ने गुप्त काल के अर्थव्यवस्था और धर्म के बारे में जान लिया था। आज के इस वीडियो में हम गुप्त काल के साहित्य के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि इनसे एग्जाम में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम लोग बात करते हैं गुप्त काल के साहित्य के बारे में। गुप्त काल को साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल को साहित्य का स्वर्ण युग यानी स्वर्ण काल कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि गुप्त काल में हमें साहित्य के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विकास देखने को मिलता है। हर क्षेत्र में साहित्य का विकास देखने को मिलता है, चाहे वह साइंस का क्षेत्र हो, टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, नाटक हो, काव्य हो, हर तरह की रचना हमें गुप्त काल में देखने को मिलता है। इसीलिए गुप्त काल को साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है यानी स्वर्ण काल कहा जाता है। और इसीलिए गुप्त काल के साहित्य से हमें एग्जाम में कई सवाल देखने को मिलते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर गुप्त काल में कौन कौन से साहित्य का निर्माण किया गया। तो सबसे पहले बात करें गुप्त काल के साहित्यों में, तो उनमें पहला नाम आता है मृच्छकटिकम का। मृच्छकटिकम जिसकी रचना शूद्रक ने की थी और मृच्छकटिकम को माटी की खिलौना गाड़ी कहा जाता है। इस मृच्छकटिकम में एक निर्धन ब्राह्मण और एक वेश्या की प्रेम कहानी है, लव स्टोरी है। गुप्त काल में हमें जितने भी नाटक देखने को मिलते हैं ये सभी नाटक प्रेम कहानी होते हैं, लव स्टोरी होते हैं। आगे बात करें तो मृच्छकटिकम सबसे उत्कृष्ट कोटि के नाटकों में से एक प्राचीन नाटक है। अगला गुप्त काल का महत्वपूर्ण साहित्य है और वह है अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसकी रचना कालिदास ने की थी। कई बार यहाँ से सवाल देखने को मिलते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किसने की थी, तो कालिदास ने की थी और यह भी उत्कृष्ट साहित्यों में से एक माना जाता है। और इस अभिज्ञान शाकुंतलम में राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा है यानी लव स्टोरी है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम भी एक लव स्टोरी है, एक प्रेम कथा है और वह राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा है। और राजा दुष्यंत और शकुंतला का ही एक पुत्र होता है भरत, जो आगे चल के एक प्रसिद्ध राजा बनते हैं। और अभिज्ञान शाकुंतलम ही वह प्रथम भारतीय रचना होती है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में किया गया था। तो कई बार यहाँ से सवाल देखने को मिलता है कि सबसे प्रथम भारतीय रचना कौन सी है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में किया गया था, तो इसका आंसर होगा कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम। और दूसरी रचना होती है भगवत गीता, जो यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया गया था। तो पहली रचना है कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम और दूसरी रचना है भगवत गीता। अब आगे बात करें तो गुप्त काल में जितने भी नाटक लिखे गए थे ये सभी नाटक सुखांत थे। दुखांत नाटक गुप्त काल में एक भी हमें देखने को नहीं मिलता है। अब सुखांत नाटक क्या है, तो जिस स्टोरी का अंत सुख से हो उसे सुखांत नाटक कहते हैं। तो गुप्त काल में जितने भी नाटक, जितने भी लव स्टोरी देखने को मिलते हैं ये सभी सुखांत नाटक हैं, दुखांत एक भी नहीं है। अगर भारतीय सिनेमा की बात करें तो भारतीय सिनेमा में भी कई सारी स्टोरी सुखांत होती है। बहुत सारे हमें भारतीय सिनेमा में ऐसी कहानी देखने को मिलती है, लव स्टोरी देखने को मिलती है जो सुखांत होती है, जिसमें हीरो हीरोइन काफ़ी मुसीबत का सामना करते हैं, काफ़ी संघर्ष करते हैं और अंततः वे एक दूसरे से मिल जाते हैं, उनका प्रेम सक्सेस हो जाता है यानी लव सक्सेस हो जाता है। तो वही होता है सुखांत। और जिसमें प्रेम सक्सेस ना हो, मतलब कोई बिछड़ जाए, तो इस तरह की जब अगर अंत हो मूवी में तो वो दुखांत घटना होती है। तो इसी तरह की हमें सुखांत प्रेम कहानी देखने को मिलती है गुप्त काल में, यानी सभी संघर्ष होने के बाद, काफ़ी संघर्षों के बाद अंततः जब कहानी का अंत होता है तो उसमें नायक और नायिका एक दूसरे से मिल जाते हैं, उनका मिलन अंततः हो ही जाता है। तो इस तरह की जितने भी कहानी हैं वे सुखांत कहानी कहलाते हैं। और जिसमें बिछड़ा हुआ अंत होता है, अगर नायक नायिका से बिछड़ गया है या किसी का मृत्यु हो गया है, तो इस तरह का अगर अंत देखने को मिलता है किसी घटना में, किसी मूवी में, तो उस तरह की जो होती है वह दुखांत घटना या दुखांत नाटक कहलाती है। तो हमें गुप्त काल में जितने भी प्रेम की कहानी देखने को मिलती है, लव स्टोरी या प्रेम कथा देखने को मिलती है, ये सभी प्रेम कथा सुखांत है। इसमें काफ़ी संघर्षों के बाद अंततः नायक और नायिका का प्रेम सक्सेस हो जाता है, सफल हो जाता है। अब आगे बात करें तो गुप्त काल में निम्न वर्गों के लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे, जबकि उच्च वर्ग के लोग संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। तो गुप्त काल में जो निम्न स्तर के लोग थे, निम्न जाति के लोग थे, वे अलग अलग प्रकार के भाषाओं का प्रयोग करते थे अपने बोलचाल में। विशेषकर वे प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। लेकिन जो उच्च स्तर के लोग थे, ऊंचे कुल के लोग थे, वे गुप्त काल में संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। वे अपने बोलचाल में संस्कृत भाषा का उपयोग करते थे। आगे बात करें तो
अभिज्ञान शाकुंतलम के बाद हमें और कई गुप्त काल में साहित्य देखने को मिलते हैं। इनमें से एक है विशुद्धिमग्ग। विशुद्धिमग्ग हीनयान धर्म का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है और इसकी रचना बुद्ध घोष ने की थी। अगला है न्याय अवतार। यह एक जैन ग्रंथ है और इसकी रचना आचार्य सिद्धसेन ने की थी। अगला है अभिधर्म कोश। इसमें बौद्ध धर्म के मौलिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है, यानी अभिधर्म कोश में बौद्ध धर्म के मौलिक सिद्धांतों को बताया गया है और अभिधर्म कोश की रचना वसुबंधु ने किया था। आगे बात करें तो अगला इंपॉर्टेंट साहित्य है पंचतंत्र, जिसकी रचना विष्णु शर्मा ने की थी और यह संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। तो कई बार यहाँ से सवाल देखने को मिलते हैं कि पंचतंत्र की रचना किसने की थी, तो विष्णु शर्मा ने की थी और यह संस्कृत भाषा में की गई थी और यह संसार की सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथों में से एक है पंचतंत्र, जिसकी रचना विष्णु शर्मा द्वारा किया गया था। और पंचतंत्र को 5 भागों में बांटा गया है। पंचतंत्र में ही 5 देखने को मिलता है पंच, तो पंचतंत्र जो है इसे 5 भागों में बांटा गया है। पहला है मित्र भेद, दूसरा है मित्र लाभ, तीसरा है संधि विग्रह, चौथा है लब्ध प्रणाश और 5वां है अपरीक्षा कारित्व। चलिए अब आगे हम बात करते हैं गुप्त काल के प्रमुख नाटक के बारे में। कई बार यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो गुप्त काल के प्रमुख नाटक की बात करें तो इनमें पहला है अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसकी रचना कालिदास ने की थी और इसकी चर्चा हमने पहले भी की। इसमें हमें राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा देखने को मिलती है और इन्हीं के पुत्र होते हैं भरत, जो आगे चलकर एक बहुत ही प्रसिद्ध राजा बनते हैं। आगे बात करते हैं तो अगली रचना है मालविकाग्निमित्र। इसकी रचना कालिदास ने की थी और इसमें अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कथा देखने को मिलती है। इनके नाम से ही पता चलता है मालविकाग्निमित्र, यानी अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कथा। और कालिदास की अगला जो नाटक है वह है विक्रमोर्वशीयम और इसमें सम्राट पुरुरवा और उर्वशी अप्सरा की प्रेम कथा देखने को मिलती है। तो कालिदास के हम लोगों ने 3 महत्वपूर्ण नाटक को समझ लिया। पहला है अभिज्ञान शाकुंतलम, दूसरा है मालविकाग्निमित्र और तीसरा है विक्रमोर्वशीयम। अब आगे बात करें तो अगला गुप्त काल का महत्वपूर्ण नाटक है और वह है मुद्रा राक्षस। इसकी रचना विशाख दत्त ने की थी और मुद्रा राक्षस से हमें मौर्य काल की जानकारी मिलती है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के मगध के सिंहासन पर बैठने की कथा का वर्णन देखने को मिलता है। तो मुद्रा राक्षस से हमें यह जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य मगध के सिंहासन पर किस तरीके से बैठते हैं। तो मगध के सिंहासन पर बैठने की कथा की जानकारी हमें मुद्रा राक्षस से देखने को मिलती है और इसकी रचना विशाख दत्त ने की थी। विशाख दत्त ने एक और महत्वपूर्ण नाटक की रचना की थी और वह है देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम की रचना विशाख दत्त ने की थी और इसमें हमें गुप्त काल की जानकारी मिलती है और इसमें चंद्रगुप्त द्वारा शकराज का वध कर ध्रुव स्वामिनी से विवाह का वर्णन देखने को मिलता है। तो देवी चंद्रगुप्तम से हमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त शकराज का वध कर देते हैं और वे ध्रुव स्वामिनी से विवाह करते हैं। इसकी जानकारी हमें देवी चंद्रगुप्तम से देखने को मिलती है। तो विशाख दत्त ने 2 महत्वपूर्ण नाटक की रचना की थी। पहला मुद्रा राक्षस, जिससे हमें मौर्य काल की जानकारी मिलती है, और दूसरा देवी चंद्रगुप्तम, जिससे हमें गुप्त काल की जानकारी मिलती है। आगे बात करते हैं तो अगला जो रचना है वह है चारुदत्तम। चारुदत्तम की रचना भास ने किया था और भास ने एक और महत्वपूर्ण रचना की थी और वह था स्वप्न वासव दत्तम। स्वप्न वासव दत्तम की रचना भास ने किया था और इसमें महाराज उदयन और वासव दत्ता की प्रेम कथा की जानकारी मिलती है। तो भास के द्वारा भी 2 महत्वपूर्ण नाटक का निर्माण किया गया था और वे थे चारुदत्तम और दूसरा स्वप्न वासव दत्तम। तो कालिदास ने 3 महत्वपूर्ण नाटक की रचना की, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्र और विक्रमोर्वशीयम। विशाख दत्त ने 2 की, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम, और भास ने भी 2 की, चारुदत्तम और स्वप्न वासव दत्तम। तो इस तरीके से हम लोगों ने गुप्त काल के साहित्य को समझ लिया और हम लोगों ने यह भी जान लिया कि गुप्त काल के साहित्य से एग्जाम में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो आज का क्लास यहीं खत्म होता है दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।